तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। शिक्षक पहला क्वेश्चन है, देखिए शिक्षक कक्षा कक्ष में पाठ्यपुस्तक की जानकारी के साथ अन्य संदर्भ जोड़कर डैश को और अधिक पुष्ट तथा गहन बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय नियमों, अनुभव, प्रेरणा और कठिनाई स्तर। तो क्या होगा गाइस, फटाफट सोचिए। अनुभव। शिक्षक जो है वो कक्षा कक्ष में पाठ्यपुस्तक की जानकारी के साथ अन्य संदर्भ जोड़कर अनुभव को और अधिक पुष्ट और गहन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा एक शिक्षार्थी जो डैश से ग्रस्त है वो 5+5 को 5×5 में अंतर नहीं कर पाता है, तो उसको क्या है? डिसलेक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया है, डिसकैलकुलिया है या अफेजिया है? तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन देखिए जो आता है त्रुटि वाला, ये हर साल आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा 3 डिसकैलकुलिया, क्योंकि जब अंगगणित यहाँ देखिए 5+ और 5×5 ये क्या है? अंगगणित का है। जब अंगगणित में वो त्रुटि कर रहा है तो इसका मतलब उसको डिसकैलकुलिया है। तो इसमें क्या है ना, डिसकैलकुलिया एक ऐसा अधिगम, ये क्या है, एक अशक्तता है जिसमें गणित को समझने में बालक को क्या होती है, कठिनाई का अनुभव होता है। अगर कक्षा का शिक्षार्थी 5+5 और तथा 5×5 में अंतर नहीं कर पा रहा है तो यानी उसको क्या है, कैलकुलिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, पाठ्यचर्या में ज्ञान का अधिगम संबंधी सिद्धांत है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत है? पहला है अधिगम प्रक्रिया में तथ्यों की अस्थायी प्रकृति पर लक्ष्य केंद्रित करना। तो इसमें से क्या हो जाएगा गाइस? दूसरा है स्थानीय ज्ञान और स्थानीय क्षेत्रों के रिवाजों तथा प्रथाओं को स्कूली शिक्षा से दूर रखना। थर्ड नंबर है विभिन्न अनुशासनों में अंतर संबंध देखना तथा ज्ञान में अंतर्निहित जुड़ाव को समझना। विभिन्न क्षेत्रों को सीख पाने को लेकर स्थापित भेदभाव को महत्व देना। तो इसका जो है 3 नंबर हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं रोज़ का रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो आपको मिल जाए। तो अगर अभी आप नहीं दबाए हैं तो आप लाइक कर दें गाइस, और अपने फ्रेंडों को भी जोड़े इसके साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं जब क्वेश्चन पढ़ती हूँ तभी आप आंसर उसका सोच लो, उसके बाद आप ऑप्शन को सोचो, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है तो आप फटाफट इसको लगाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय के सामाजिक वातावरण का अर्थ है अध्यापक, शिक्षार्थी, समाज और आपसी संपर्क। दूसरा है समाज के लोगों का विद्यालय में आना जाना। तीसरा सभी जाति के बच्चे पढ़े, और चौथा है गांव के अंदर विद्यालय। तो जो विद्यालय के सामाजिक वातावरण का क्या अर्थ होता है, तो इसका क्या हो जाएगा गाइस? इसका 2 हो जाएगा। समाज के लोगों का विद्यालय में आना जाना जो है विद्यालय के सामाजिक वातावरण का अर्थ होता है। क्वेश्चन 5 में चलते हैं, मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है? तो मौलिकता का गुण प्रतिभाशाली बालकों में, शिक्षित माता पिता के बालकों में, धनी परिवार के बालकों में या सृजनशील बालकों में? तो जो मौलिकता का गुण होगा वो सृजनशील बालकों में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है। तो क्या नहीं होती है? कार्यकरण संबंधों को समझने में असफलता, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना, त्रुटि अधिक करना। तो 6 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? त्रुटि अधिक करना। मंद बुद्धि बालक की विशेषता ये नहीं होती है। क्या क्या होती है? कार्य कारण संबंध को समझने में असफलता, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना, जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैली महोदय द्वारा बुद्धि का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह क्या है? असत्तात्मक सिद्धांत है, संघ सत्तात्मक सिद्धांत है, क्रमिक महत्व का सिद्धांत है या बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत है? तो इसमें से क्या हो जाएगा गाइस? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत है। भाषा विकास के क्रम में अंतिम सोपान किसका है? ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, भाषा विकास की पूर्णावस्था या शब्दोच्चारण? तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, भाषा विकास की पूर्णावस्था जो है भाषा विकास के क्रम में ये अंतिम सोपान होता है।
तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 9 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की शिक्षक को मुख्यतः आवश्यक होती है, क्या आवश्यक होती है? बालक की बुद्धि लब्धि की गणना करने में, कक्षा अनुशासन बनाए रखने में, बालक की मनोशारीरिक विशेषता को समझने में, बालक के पिछड़ेपन के कारण को जानने में। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा गाइस? 9 नंबर का 1 हो जाएगा, यानी बालक की बुद्धि लब्धि की गणना करने में। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि यदि हम आयु वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन जानना चाहते हैं तो अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम क्या अध्ययन करना पड़ेगा? रचनात्मक विकास का, सामाजिक का, शारीरिक विकास का या मानसिक विकास का? तो इसका हो जाएगा 3 नंबर, शारीरिक विकास का हमको करना पड़ेगा। वह स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसके माध्यम से बालक दूसरों के व्यवहार, विचार, भाव, गति, कार्य एवं अन्य क्रियाओं को देखकर सभी को ठीक उसी प्रकार नकल करने लगता है, तो क्या कहलाएगा वो? विचार, प्रभाव, अनुकरण या ज्ञान? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अनुकरण। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या एक शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? तो आप पहले देखो शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं होगी। पहला है शिशु के सीखने की प्रक्रिया का तीव्र होना। दूसरा, शिशु में आत्म प्रेम की भावना का प्रबल होना। शिशु की परिपक्वता का 3/4 भाग विकसित हो जाना। तो बोल रहा है कि हाँ, आप जब भी क्वेश्चन देखो तो इसमें क्या बोल रहा है? नहीं है। और हम लोग क्या होता है ना, एग्ज़ाम हॉल में इतने टेंस और एक्साइटेड होते हैं कि हम जो है नहीं पे गौर नहीं करते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पे ज़रूर एक बार देखो गाइस। तो इसमें क्या हो जाएगा? शिशु की परिपक्वता का 3/4 भाग विकसित हो जाना। तो ये जो है नहीं होगा, बाकी सभी होगा। शिशु का अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरों पर निर्भर रहना, तो ये तो रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में, वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा एक बालक एक परिस्थिति में उसकी अंतः क्रिया के परिणाम के रूप में व्यवहार का एक नवीन प्रतिरूप अर्जित करता है, जो कुछ अंश तक स्थिरोन्मुख रहता है तथा उसका सामान्य व्यवहार प्रतिमान को प्रभावित करता है, तो वो क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा, अधिगम, समायोजन या आदत? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, जब कोई शिक्षार्थी उद्दीपन तथा अनुक्रिया को किसी एक व्यवस्था परिस्थिति में अपने पूर्व ज्ञान के अभाव में बार बार दोहराकर उद्दीपन तथा अनुक्रिया में संबंध सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, तो इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाएगा? श्रृंखला अधिगम, संकेत अधिगम, विभेदात्मक अधिगम या नियम अधिगम? तो 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा गाइस? 2 हो जाएगा, संकेत अधिगम होगा। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को आसपास के वातावरण, संग्रह, प्रसिद्ध इमारत और अन्य उपयोगी स्थानों को देखने के अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? शिक्षार्थियों का मनोरंजन होता है, शिक्षार्थी में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है, शिक्षार्थियों के माता पिता को संतोष का अनुभव प्रदान होता है, या शिक्षार्थियों का शिक्षक के साथ संबंध मजबूत रहता है। तो गाइस इसका क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, 2 हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है। क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, किसी बालक में प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास तब होता है जब वह क्या होगा? पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान प्रत्ययों को जोड़ता है, पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य प्रत्ययों को जोड़ता है, या पूर्व अनुभव को तर्क के आधार पर समझता है, या नवीन अनुभवों के आधार पर पूर्व अनुभवों को छोड़ देता है। तो 16 का क्या हो जाएगा गाइस? 16 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान प्रत्ययों को जोड़ता है। नेक्स्ट 17 नंबर, यह सिद्धांत कि संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकालिकाओं के लिए तैयार करती है, किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? कैनन, जेम्स, डम्फी या लेजारस? 17 का क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका हो जाएगा कैनन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, नैतिक विकास की जो 2 अवस्थाओं का अर्थात नैतिक वास्तविकता, नैतिक सापेक्षता का जनक कौन है? कोहलबर्ग है, पियाजे है, फ्रायड है, एरिक्सन है? तो 18 नंबर का क्वेश्चन मोटा मोटी आप लोग सभी जानते हैं, पियाजे हैं। नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं का अर्थात नैतिक वास्तविकता तथा नैतिक सापेक्षता का जनक जो है वो कौन है? तो वो
प्याजे हैं, 18 का 2 हो जाएगा। क्यों है तो प्याज। नैतिक विकास में बालकों को 2 अवस्थाओं से गुजरना होता है, नैतिक वास्तविकता तथा नैतिक सापेक्षता, जिसे जीन पियाजे ने दिया है। क्या है 2? नैतिक वास्तविकता और नैतिक सापेक्षता। तो आप इसको ध्यान रखना। हम लोग नैतिक देख के हमेशा क्या करते हैं कि कोहल वर्ग कर देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है कि क्या होता है गाइज? अब देखो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 19 नंबर का, तो इसमें हो जाएगा व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। समन्वित व्यक्तित्व यानी जिसमें क्या हो, व्यक्ति का ज्ञान हो, उसका चिंतन हो और जो वो क्रिया कर रहा है में एक साथ तालमेल, उसके कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का एक आग्रह है। क्या है? मातृभाषा में शिक्षा, राष्ट्रभाषा में शिक्षा, त्रिभाषा फॉर्मूला की अंतर्गत शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा गाइस? इसका हो जाएगा 1, मातृभाषा में शिक्षा। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति का एक आग्रह है मातृभाषा में शिक्षा। तो ऑब्वियसली किसी भी बालक का अगर विकास करना है तो उसको सबसे पहले उसकी मातृभाषा अवश्य ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में चलते हैं। 21 क्वेश्चन में समाज में विद्यार्थियों की किस प्रकार की भागीदारी वांछनीय है? आपका क्या विचार है? तो समाज में विद्यार्थी स्टूडेंट का किस प्रकार की भागीदारी होनी चाहिए आपके अनुसार पूछ रहा है ये। तो देखिए सबका थिंकिंग अलग अलग होता है, लेकिन हमको किसके थिंकिंग के अनुसार सोचना है? यूजीसी नेट के अनुसार सोचना है, क्योंकि अगर आप अपना सोच लोगे तो बस हो गया। इसमें देखिए बोल रहा है अनुदेशनात्मक सहयोग की भावना, रचनात्मक सहयोग की भावना, शिलात्मक सहयोग की अपेक्षा या परस्पर सहयोग की आकांक्षा। तो जो यूजीसी नेट है अभी क्या लेके चल रही है? ऑब्वियसली हम एक स्टूडेंट में अगर करना है तो एक परस्पर सहयोग की आकांक्षा ही होनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा गाइस। परस्पर सहयोग की आकांक्षा को लेके चलनी चाहिए, अवांछनीय मतलब ये होनी ही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। आपके विचार में शिक्षा तब ही सार्थक होगी जब वह रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो या पाठ्यक्रम केंद्रित हो। तो क्या आपके अनुसार क्या लग रहा है गाइस आपको? बिल्कुल बाल केंद्रित हो। शिक्षा किसको लेना है? बालक को लेना है, तो वो बालक के अनुसार ही होना चाहिए, तो वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं। क्या 3 गुण जरूरी होते हैं? व्यापकता, मूल्यांकन, व्यवहारिकता। वैधता, मूल्यांकन या व्यवहारिकता। व्यापकता, मूल्यांकन और प्रयोगात्मकता या वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। अब बताइए 23 में आपको क्या लग रहा है कौन सा होनी चाहिए? बिल्कुल आपने सोच लिया 4 नंबर, यानी वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए और व्यवहारिकता होना चाहिए। ये तीनों होनी ही चाहिए एक अच्छी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 23। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है? प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो बताइए। इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? फॉर 24 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें गाइस देखिए इसका हो जाएगा 4, यानी प्रेरणा जो है वो विद्यार्थियों में क्या होता है, क्या पैदा करती है? रुचि उत्पन्न करती है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। भाषण योजना में इसके निम्न पदों को किस क्रम में प्रयोग करना चाहिए? तो जब भाषण योजना में किस क्रम में, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है गाइस। 25 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही 2 हो जाएगा, यानी तैयारी। सबसे पहले कोई भी अगर भाषण का योजना करना है या प्रतियोगिता करना है तो हमको सबसे पहले तैयारी करना चाहिए, फिर सामाजिकरण, तुलना और प्रस्तुतिकरण। तैयारी के बाद सामाजिकरण होता है, फिर आप कंपेयर करो, फिर प्रस्तुतिकरण। तो ये जो है ये 4 चीज़ होगा। नेक्स्ट 26। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का संप्रेषक नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता?
वह उन सभी गुणों को ग्राह्य करता है जो कि समूह विशेष के संदर्भ में विचारणीय हैं। दूसरा देखिए, वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है। तीसरा है, वो अपने सापेक्षिक योगदान देता है, यद्यपि उसे यह ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है। वह समूह निष्क्रिय सदस्यों से अपने संबंध सीमित कर लेता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है गाइस? 26 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही 2 हो जाएगा। वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 27 है, शिक्षक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए? देखिए ऑप्शन है, जिससे वह विद्यार्थियों को मूल्यों का सही ज्ञान दे सके, जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके, जिससे वह नेता बन सके, या जिससे वह समाज को दिशा दे सके। तो ऑप्शन जिससे वो नेता हो सके तो पहले ही कट जाएगा गाइस। तो 27 का आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, इसका 2 हो जाएगा, जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके। शिक्षक को सामाजिक मूल्य के प्रति जागरूक इसलिए होना चाहिए कि वो समाज की धरोहर को जीवित रख सके, क्योंकि ये अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये जो है हमारे एक पीढ़ी दर पीढ़ी ही शिक्षक ही क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, समाज में आजकल जातिवाद का बोलबाला है, इसको हतोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा, ये लोगों से मिलकर इसको दूर करने का प्रयास करें। अगर जातिवाद का बोलबाला है तो जब तक आप किसी से मिलोगे नहीं, ठीक है। देखिए इसमें पहले जैसे ऑप्शन दिया, इससे होने वाली हानियों पर विचार व्यक्त करें। आप विचार व्यक्त करके क्या कर सकते हो? अगर जो आपके विरोध में तो वो सुनेंगे तो वो ऐसा नहीं कि आपसे एग्री हो जाएंगे। इसके कारणों को जानने का प्रयास करें। आप कारण जान लिए, लेकिन कारण सिर्फ जानने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इसे दूर करने के लिए भाषण देंगे। अगर हम इसको भाषण से क्या होगा कि आप भाषण दे के किसी के दिल को नहीं जीत सकते। जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, उनकी क्या समस्या है उसको समझेंगे नहीं, उनको अपनेपन का एहसास नहीं होगा, तब तक ये समस्या जातिवाद का जो बोलबाला है ये हमारे समाज से बिल्कुल नहीं हट सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 29, कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था किस नैतिक चिंतन पर आधारित है? तो देखिए 29 का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आपके अनुसार आपको क्या लग रहा है? तो ये होगा अच्छी आपसी व्यवहार और संबंधों पर। इसका 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छी आपसी व्यवहार संबंधों पर आधारित होनी चाहिए। क्योंकि देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोहलबर्ग ने चरित्र निर्माण और नैतिक विकास की 3 अवस्था बताई, जिसमें तीसरी अवस्था आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर है, जिसमें यह बताया है कि नैतिक विकास में अच्छे आपसी व्यवहार महत्वपूर्ण हैं, यानी आपसी व्यवहार बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं, राधा अपनी कक्षा में लड़कों को पढ़ने तथा खेलने हेतु हमेशा प्रेरित करती है, जबकि लड़कियों को उनकी मां के साथ गृह कार्य करने में मदद करने के लिए सुझाव देती है। यह प्रदर्शित कर रही है तो ये पारिवारिक भावनाओं को, लैंगिक पूर्वाग्रह को, नैतिक नियमों को या स्वयं की भावना को। ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये बिल्कुल हर साल मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन रहता है और रहेगा ही रहेगा। सिर्फ इसमें नाम चेंज कर दिया कि यहाँ पे राधा दे दिया, कोई और नाम दे देगा। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को कर रहा है, यानी आप जब भी भेदभाव कर रहे हैं या किसी को प्रॉपर बता रहे हो कि ये काम लड़की का है और ये काम लड़का का है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? लैंगिक पूर्वाग्रह कर रहे हो, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो चलिए गाइज़, ये आज 30 क्वेश्चन था जो बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो हो सकता है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर इसमें से कोई क्वेश्चंस अगर हेल्पफुल होता है और आपके एग्ज़ाम के बाद आप प्लीज़ कमेंट करें कि कितना क्वेश्चन इसमें से आपके लोग का आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है इसमें और क्या सुधार करना चाहिए। तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज़।